अगर इस देश में मुसलमान से वोटिंग छीन ली जाए ना तो इनका इशू खत्म हो जाएगा। हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई देश के मुसलमान को छोड़ करके जो दूसरे लोग बोलते हैं, जो लिखा है उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें, उसी किताब के कुछ अक्षर मैंने निकाल के बोल दिया तो मुझे पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आपको राइट नहीं होना चाहिए कि आप जाकर किसी और पार्टी में जाएं। आप रिज़ाइन करें पहले और फिर इलेक्शन लड़ें उस पार्टी से। ये कानून बनना बहुत ज़रूरी है। देश के तीसरे नंबर का राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिनके महाराष्ट्र के एमएलए हैं और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भी है, समाजवादी पार्टी के माननीय अबू आजमी सर, आपका त्रिवेज मीडिया में सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको सर। अभी समाजवादी पार्टी जो है हर पूरे देश में अगर हम देखें तो वो आंदोलन से खड़ी हुई है। महाराष्ट्र में आपने भी संघर्ष किया है, लेकिन अब हाल का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल, इसमें कुछ न कुछ विवाद खड़े होते रहते हैं। हाल ही के दिनों में जन सुरक्षा कानून से लेकर पिछले दिनों आपके एक वक्तव्य से लेकर बहुत सारे बवाल खड़े होते हैं। तो क्या जनता के सवालों से हटकर केवल बवाल करना यही अब की राजनीति का एक माहौल दिख रहा है? क्या सही वजह क्या आपको लगती है? ऐसा है कि वो लोग जो इस देश में समाज के दबे कुचलों को, उनको दबा कुचला ही रखना चाहते थे। जो लोग हमारे दलित भाइयों के गले में हंडी बांधते थे, पीछे झाड़ू बांधते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि उनको बराबरी का दर्जा मिला। लेकिन ये अभी जो आ गए सत्ता में, इनकी सीटें ज़्यादा आ गई हैं। ये उन्हीं विचारों के लोग हैं जो पुराने ज़माने में इंसान को इंसान नहीं बल्कि इंसान को सबसे निचली दर्जे का करके देखते थे। अब वो लोग फिर ये वही ज़माना फिर लाना चाहते हैं। और वो इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, परंतु लोकशाही कहाँ है? सिर्फ किताबों में लिखने के लिए है। अगर मैंने किसी मुग़ल बादशाह के बारे में कुछ बोला तो मैंने वही बोला जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। हमने किसी की बुराई तो नहीं बोला। जो यहाँ पे हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई देश के मुसलमान को छोड़ करके जो दूसरे लोग बोलते हैं, जो लिखा है उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें, उसी किताब के कुछ अक्षर मैंने निकाल के बोल दिया तो मुझे पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो कहाँ डेमोक्रेसी? अभी इसमें जो है देश में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। किसको छोड़ देना, किसको नहीं छोड़ना, ये सरकार तय कर रही है। ये एविडेंस देना या नहीं देना सरकार तय कर रही है। तो फिर मैं समझता हूँ कि हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, आंदोलन की बात जो आप कर रहे हैं, कि जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। हो गया आवारा, कोई निकलो तो कैसे निकलेंगे? लोग डाल देंगे जेल में 5 साल 10 साल तक, कैसे नहीं चलेगा? 19 साल तक बेगुनाह जेल में पड़े रहेंगे। और उनका स्टेटमेंट लेना है तो उनको हाथ पैर मार के तोड़ के जो चाहो लिखवा लो। उनके बाप को नंगा करके मारो सामने, उनके बेटों को मारो सामने, घर की औरतों को लाके नंगा कर दो। अगर इस तरह से देश में लोग एजेंसियां काम करेंगी तो मैं समझता हूं फिर किसकी हिम्मत है आगे बोलने की? लेकिन सर अभी जो सत्ता में है वो कुछ साल तो ऐसे भी रहे कि कभी संसद में नहीं दिखे भी तो इक्के दुक्के, फिर भी उन्होंने एक माहौल खड़ा कर लिया। और जो आंदोलन से खड़े हुए, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, अम्बेडकरवादी हो, ये सारे राजनीतिक दल अब भी आंदोलन में ही जुटे हैं। जो कि सत्ता के माहौल में, जो देश का सत्ता का माहौल होता है, उसमें बनना आज भी उनको संभव नहीं हो पा रहा है। अगर इस देश में मुसलमान से वोटिंग छीन ली जाए ना तो इनका इशू खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और दूसरी पार्टियां जो आंदोलन करती थी ना, वो बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक काम करती हैं। ये लोग, इनको जो अच्छा लगता है कि हमारे लिए ये चीज़ है, हम इसमें चुन कर आ सकते हैं, चाहे उसके लिए कितना गलत काम भी करना पड़े, झूठ भी बोलना पड़े, चलेगा। रोज़ाना टारगेट करो एक कौम को, और भाई हम इनको मुसलमानों को भेज देंगे, यहाँ से पाकिस्तान भगा देंगे, इनको यहाँ से निकाल देंगे, इनकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ये प्रॉपर्टी बांट देंगे। मुझसे इन्होंने सारी मंदिरें तोड़ी हैं, पहले इन्होंने बादशाहों ने बड़ा जुल्म किया है। ऐसी चीज़ें झूठ मन गढ़ंत करके यहाँ की मेजॉरिटी के दिलो दिमाग में मिसमराइज कर देना, इसलिए वो आगे जा रहे हैं। झूठ बोलना एक भी, मुझे बताइए कि वो सत्ता में आते जा रहे हैं, परंतु उन्होंने कौन सा वादा पूरा किया? किसानों को की आमदनी दुगना कहाँ हुई? इस देश में अगर हम नोटबंदी कर देंगे तो जो है यहाँ से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। किधर खत्म हुआ? हमारा जो है डॉलर बढ़ेगा, आगे जाएगा, अरे रुपया आगे जाएगा, डॉलर गिरेगा। किधर हुआ? डॉलर बढ़ता जा रहा है और हमारा रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कितनी चीज़ें गिनाऊँ आपको मैं? एक भी चीज़ें सच्ची नहीं बोली गई और झूठ बोल करके
बार बार झूठ बोल करके इन्होंने लोगों को जो है गुमराह किया हुआ है। इसीलिए लोग जो है ना, क्योंकि अब लोग गरीब लोग हैं, मेरा देश बहुत ही डेवलप कर रहा है, लेकिन 85 करोड़ को राशन मिल रहा है। राशन नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। तो राशन नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए लोगों को, रोजी रोटी चाहिए। इन्होंने राशन देना शुरू कर दिया। क्योंकि अब जब कोई ऐसी चीज़ें आएंगी, जब इलेक्शन आएगा तो कुछ लोग इलेक्शन में पैसे बांट के जीतते हैं, ये लोग सरकार का पैसा बांट के जीतते हैं, जो है ये लाडली बहना के नाम से, न जाने क्या नाम से। तो ये सब चल रहा है। आज मैं भी MLA हूँ, हमारे को कोई फंड नहीं जल्दी मिल रहा है, बहुत मुश्किल फंड मिलना, थोड़ा सा फंड दे रहे हैं। और जो सत्ता में है ना, मेरे बगल में 17.5 करोड़ एक MLA को, हमारे को कुछ नहीं। आप पूछिए सत्ता पक्ष में बैठे हुए, विपक्ष में बैठे हुए लोग हालात क्या आज हैं, तो इसलिए चुन के आ रहे हैं लोग। लेकिन अभी जब ये डेमोक्रेसी सिस्टम समझो, आज भी सभागृह में डेमोक्रेसी है, उस लिहाज से काम हो रहा है। लेकिन अगर MLA या खुद जो सत्ता में है, लेकिन MLA या सांसद है, उन लोगों को अगर ऐसा लग रहा है, तो आम जो जनता है जो डरी हुई होती है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो मसीहा है, हमारे जो प्रतिनिधि वही सहमे हुए, डरे हुए, तो हम क्या। तो ऐसे में ये पूरी जनता उनके बाजू में चली जाएगी। ये जो मानसिकता है, ये इस मानसिकता का जो खतरा बना हुआ है, तो उसको हम कैसे दूर हटाएंगे? नहीं, देखिए, एक बार लोगों को जमा होना पड़ेगा। और ख़ास बात है, जो अलायंस होता है, अलायंस मजबूती से बनाना चाहिए। जो एक विचार के लोग हैं, उनको इस वक्त ये नहीं देखना है कि मुझे कितनी सीट मिल रही है, मेरे कितने उम्मीदवार चुन कर आ रहे हैं। ये भूल करके देश की आज़ादी को बचाना, देश के अंदर जो है लोकशाही कायम रहे, देश में हमारा संविधान बचा रहे, लोग इकट्ठा हों और सीरियसली इकट्ठा हों, लेकिन तो ही होगा। वरना ये सीरियसली इकट्ठा होते नहीं, ये सब छीना झपटी करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, आज का कार्यकर्ता लोभी हो गया है। उसको जो है आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है। वो आज तक चिल्लाया बीजेपी के खिलाफ, परसों मालूम बीजेपी के साथ शामिल हो गया। तो ऐसे ही है ना, वो ढूंढता है टिकट। जैसे बाजार में जाता आदमी सौदा ढूंढता है ना, कि कहाँ से मिलेगा सस्ता, जहाँ नहीं मिला तो वहाँ, जहाँ नहीं मिला तो वहाँ नहीं मिला तो वहाँ। लेकिन पहले लोग होते थे। पर कार्यकर्ता को ये भी लगता होगा कि मैं जिसको चुन के देता हूँ वहीं उधर जाके सेट हो जाए, तो कार्यकर्ता भी कानून बनना चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए कि जो आदमी जहाँ से चुन कर आया, मैंने वोट दिया, आपके नाम पर वोट दिया, आपकी पार्टी के नाम पर वोट दिया, आपको राइट नहीं होना चाहिए कि आप जाकर किसी और पार्टी में जाएं। आप रिज़ाइन करें पहले और फिर इलेक्शन लड़ें उस पार्टी से। ये कानून बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मेरा मानना ये है कि जो भी ये इसमें लोग अपने लिखते हैं, उसमें अपना इलेक्शन के मैनिफेस्टो में कि मैं चुनकर आऊँगा तो ये करूँगा। मुझसे आपने एग्रीमेंट किया कि आप मुझे ये चीज़ दो, मैं आपको ये चीज़ दूंगा, और जीतने के बाद आपने मुझे नहीं दिया, तो दैट इज़ चीटिंग। तो वो मैनिफेस्टो रजिस्टर होना चाहिए विद इन 6 मंथ या 1 साल, कोई पीरियड तय होना चाहिए कि इतने दिनों में आपने मैनिफेस्टो जो लाया था उस पर आपने काम किया तो आप रहेंगे, नहीं तो आपकी सरकार नहीं चलाई दी जाएगी। ये अगर होगा ना देश में, तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो हैं, जो आगे बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, जनता को बेवकूफ़ बना के वोट दे लेते हैं, और चुन के आने के बाद ऐसी हुआ ना कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, और अपनी गरज थी तो चिपकना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, अब हम मना रहे हैं तो मानते नहीं। बहुत बढ़िया बात कही। एक थोड़ा सा मुंबई के संदर्भ में मैं सवाल पूछ लूँ कि जैसे देश में चुनाव आता है तो गठबंधन बन जाता है, इंडिया गठबंधन। जब MLA के चुनाव आते हैं तो महाविकास आघाड़ी बन जाती है। अब आने वाले दिनों में एक स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिनको कहा जाता है BMC हो या महानगर पालिकाएं जो हो, इनका चुनाव होगा, तो इस वक्त आपकी ओर देखा जाएगा, क्योंकि एक माहौल है, आपके पीछे एक जनता है, तो एक आघाड़ी भी जो बनेगी कांग्रेस या किसी पक्ष को लेकर, तो क्या आप ऐसे आघाड़ी में जाना पसंद करोगे, या आपको इसका कुछ अनुभव है अलग से, तो कुछ आप सोच रहे हैं? ऐसा है कि दूध का झला छाछ कोई फूक फूक पीता है। आप मुझसे बुलाएंगे, बात करेंगे कि इलेक्शन में अपने को शामिल होना चाहिए, सांप्रदायिकता को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, और हम जाएंगे। उसके बाद आप जो है लास्ट में कहेंगे नहीं, हमारे से अलायंस नहीं हो सकता, हमारी पार्टी ने दिल्ली से फ़ोन करके मना कर दिया, हम ये सीट दे सकते हैं, ये सीट नहीं दे सकते। भाई, मैं जो जीत नहीं सकता हूँ सीट लेकर मैं क्या करूँगा, क्या फ़ायदा? मेरा वोट बैंक जहाँ है वही वो सीट मुझे चाहिए। तो ये लोग जो है हमेशा धोखा दिया इन लोगों ने, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धोखा दिया है। बात करते हैं, अपनी बात पर रहते, अटल रहते नहीं लोग।
और अभी तक तो अब तो खैर कांग्रेस की लीडरशिप भी मुझे नज़र नहीं आ रही कौन कौन क्या है। लेकिन इसके पहले यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जो थे पृथ्वीराज चौहान साहब, अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, कमिटेड आदमी। उन्होंने बुलाया, मुझे अनाउंस कर दिया उन्होंने। बाद में मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। क्या आसिम भाई क्या करूँ, वहाँ से सोनिया जी ने मना कर दिया, ख़त्म बात। तो आप मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, परंतु मैं जो आपको वादा करूँगा, मेरा नेता मेरे जो हैं बैठे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हमारे अध्यक्ष ने वादा किया, इसलिए मैं इस वादे को पूरा करूँगा। ये कमिटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे हाल ही के दिनों में जो राजनीतिक दल या सत्ता में जो दल है वो ये सोचते हैं कि विभाजित किया जाए, राजनीतिक दलों को ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा किया जाए चुनाव में। तो अगर ये ऐसी आघाड़ी अगर नहीं बनती तो सत्ता पक्ष जो है तो वो विभाजन के लिहाज से वो ये सोचता है कि हम जीत जाएंगे, तो वो विभाजन चाहता है। तो इसके ऊपर आप कैसा अमल करना? देखिए, विपक्ष जो मजबूत है या सत्ता पक्ष, कौन आएगा सत्ता में? वही लोग आएंगे। सत्ता में छोटे छोटे दल तो आने वाले नहीं हैं। तो आप छोटे छोटे दलों को आप ये बोल के अवॉइड कर दोगे कि भाई ये तो ये कमज़ोर हैं, ये लोग, इनको मत लाओ। लेकिन फिर आप 500 वोट से हार जाओगे, 1000 वोट से हार जाओगे, फिर कहोगे ये लोग जो वोट काटने वाले हैं। तो आप ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उनको सेटल करो, उनसे बात करो, कम से कम इज्जत से बुला के चाय तो पिलाओ, सम्मान से बिठाओ तो सही कि सत्ता आएगी तो तुम्हारा काम कर देंगे, तुमको कार्यकर्ता बना देंगे, तुमको कहीं कुछ कर देंगे। आप कुछ नहीं उसका अवॉइड करोगे, फिर क्या होगा? ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, बहुत पैसे इनके पास, मैंने तो सुना इतने पैसे हैं कि बाप रे बाप, कोई सोच भी नहीं सकता कितने पैसे हैं। ये लोग तो जो है एक एक पेज का जो है अपना अधिकारी बनाते हैं और सबको पैसे देते हैं। और जो मीटिंगों में बुलाते हैं लोगों को ना, बस एयर कंडीशन बस रहती है, उसमें खाने का डिब्बा रखा रहता है, एक आदमी को 500 रुपया दिया जाता है। अब जो लोग शरीफ हैं, जो देश को में किसानों मजदूरों को, किसानों को के काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का पैसा नहीं है तो इनके पैसे ये खरीद लेते हैं सबको। उसके बाद हर महल्ले में देखते हैं कौन है टंडेल पटेल, 500 वोट ले सकता है, 300 वोट ले सकता है। ऐसे लोग हमारे बहुत लोग हैं, हमारे मुस्लिम में भी बहुत लोग हैं। ये इनको पैसा चाहिए, जाएंगे वहाँ पर बैठेंगे, उनके दिन भर रोज तो गाली देंगे कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है, ये लोग जो है इनके आने से देश का माहौल ख़राब हो रहा है। बाद में शाम को जाएंगे 5 लाख 10 हज़ार लेके आ जाएंगे और ऑफिस खोल देंगे, कहीं 300 वोट लिया, कहीं 500 वोट लिया, कहीं 1000 वोट लिया। और फिर इन्हीं ऐसे ही वोट लेने से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछली बार सरकार नहीं बना पाई। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी जो है देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और नेता भी चाहते होंगे और आप भी सोचते होंगे कि ये तीसरे नंबर का जो ओहदा है वो बनाए रखे बीएमसी में या आने वाले ये महानगर पालिकाओं के चुनाव में। इसके लिए आपकी क्या सोच है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हमारी पार्टी अभी तक राज्य की पार्टी है और हमारे जो अध्यक्ष लोग हैं उनको पहले यूपी की पड़ी है, क्योंकि इस देश में हर 5वां आदमी यूपी का है, 403 सीटें वहाँ पर हैं। तो उनको लगता है कि पहले हम यूपी चुन के आ जाएं, फिर हम अपनी पार्टी को जो है ना, फिर हम इसको नेशनल पार्टी बनाने के लिए हम मेहनत करें। हमारे अध्यक्ष जी यूपी छोड़ के कहाँ जाते हैं, बाहर बहुत कम जाते हैं। तो उनके कार्यकर्ता कुछ प्रदेशों में हैं, कहीं कहीं कुछ वोट लाते हैं, कहीं नहीं लाते हैं। लेकिन जो मजबूती के साथ पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने का काम समाजवादी भी पार्टी को करना चाहिए, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ, होगा, जल्दी शुरू होगा। हम यहाँ कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ हम वोट ले सकते हैं करेंगे। अब हम जहाँ हमारा वोट बैंक वहाँ लड़ेंगे, अब हम लड़ाएंगे तो फिर हमको ये कहेंगे, हमको अलायंस भी हमसे नहीं करेंगे, बाद में कहेंगे देखो भाई इन्होंने जो है यहाँ लड़ा के हमको हरा दिया। तो फिर यही होगा और क्या कर सकते हैं। जाते जाते बीएमसी में कितनी सीटें लड़ाओगे आप? देखिए हम तो सोच रहे हैं कि हमारी 80-90 सीटें ऐसी हैं जहाँ हमारा वोट बैंक अच्छा है। अच्छा, हम अगर नहीं लड़ाएंगे तो हमारी पार्टी बनेगी कैसे? हम बनाएंगे वो, और हम सोचते हैं कि 125-150 सीटें लड़ाएं, कार्यकर्ता बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय अपना निकाल कर हमारे साथ जिन्होंने बातचीत की वो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सांसद माननीय अबू आजमी सर, आपने जो 3 वेज मीडिया को अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।